शांत हो जाओ। आज हमारी इकाई 6 समाप्त हो जाएगी, तो जो कल से क्लास होगी उसमें इकाई 7 लेके आना। ये इकाई 6 है, टोटल आपकी इकाई 8 है। एक मिनट। चलो देखो, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने साहित्य के अंदर रस, छंद और अलंकार पढ़े। क्या एसी? चलो देखो, तो अब हम उसके आगे अब आते हैं हम हिंदी साहित्य पर कि हिंदी साहित्य क्या होता है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि काव्य क्या है। तो काव्य, अगर हम देखें, जो काव्य शब्द है वो बना है हमारा कवि शब्द में। जो कवि शब्द है इसमें हमने य प्रत्यय लगाया है, इससे बना है। किस तरह से आपको पता ही है, यह प्रत्यय लगाने से जो अंतिम स्वर है उसको हटाकर य जुड़ता है और इसका जो पहला स्वर होता है उसे दीर्घ कर देता है। तो जो ए है वो क्या हो जाएगा? आ, और ये ई हटेगा तो वह आधा रह जाएगा और यह जुड़ जाएगा, तो शब्द बनता है काव्य। यानी कवि से बना है शब्द काव्य, जो कविता करता है, और उसकी कविता को क्या कहा गया है? काव्य कहा गया है। मैंने जो ये चीज़ बताई आपको, अगर आप में से किसी छात्र को नहीं समझ में आई हो अभी, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, यानी वर्णमाला के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे, तो प्रत्यय में हम इस चीज़ को समझेंगे, वहाँ पे हम इस शब्द का भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यानी हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं काव्य? तो हम परिभाषा को देखते हैं। तो परिभाषा हमारी कहती है कि जब किसी घटना या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त, मतलब प्रकट करना, ठीक है, अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे हम काव्य कहते हैं। और काव्य के संग्रह को साहित्य कहा जाता है। ये दोनों शब्द हमने देखे, अब इसी में हम देखेंगे। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो काव्य आ गया तो उस काव्य का भेद क्या है, उसके भेद किस तरह से होते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं। यहाँ से आपकी परीक्षा में एक लाइन का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जो यहाँ पे हैं जितने भी पॉइंट हैं सारे फैक्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक बार मैं आपको पहले समझाती हूँ कि जब हम काव्य का भेद करने चलते हैं तो हम काव्य को दो तरह से बांटते हैं। एक बांटते हैं उसके स्वरूप के अनुसार, ठीक है, पूरा कर लो इसे, ये वही टाइपिंग मिस्टेक हुई है। और दूसरा आता है शैली के अनुसार। तो जब स्वरूप यानी उस काव्य की प्रकृति किस तरह की है उसके अनुसार हम देखते हैं, तो हम उसे दो भागों में बांटते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है वो काव्य जो पढ़ा जाता है, सुना जाता है। यानी क्या होता है, किताब के रूप में आपको वो काव्य मिलेगा, या तो कोई पढ़ के आपको सुनाएगा या आप स्वयं उसको पढ़ेंगे, तो वो काव्य क्या कहलाता है? श्रव्य काव्य कहलाता है। दृश्य काव्य की जब हम बात करते हैं तो दृश्य काव्य वो काव्य होता है जो देखा जाता है। देखा कैसे?
कोई पात्र होता है, वो अभिनय करता है और वो अभिनय करता है, उसके माध्यम से हम देखते हैं। तो हम जैसे उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, जैसे आप नाटक देखने जाते होंगे, थिएटर वगैरह में आप देखने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत लोग नाटक करते हैं, तो वो दृश्य काव्य में आता है। वर्तमान समय की बात करें तो जितना भी हम सीरियल देखें, चाहे हम फिल्म देखें, चाहे नाटक देखें, जो भी हमें देखने को मिलता है, सीरीज़ वगैरह, जैसे वेब सीरीज़ वगैरह, ये सब जो वीडियो हम देखते हैं वो सब का सब कौन सा काव्य है? दृश्य काव्य है, क्योंकि उसे हम केवल देखते हैं, ठीक है, और उसे कोई दूसरा अभिनय कर रहा होता है, उसके अभिनय से हम उस चीज़ को समझते हैं। फिर हम जब श्रव्य काव्य को देखते हैं तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य का मतलब होता है इस काव्य के अंदर किसी व्यक्ति की या किसी घटना की सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या की जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी स्त्री या पुरुष के जीवन की कोई घटना शुरू से लेकर आखिर तक जब क्रमबद्ध ढंग से सुनाई जाती है तो वो किस में आती है? प्रबंध काव्य में आती है। लेकिन जो मुक्तक काव्य होता है, ध्यान देना, हमने अभी इससे पहले पढ़ा था मुक्तक छंद और मुक्तक काव्य, दोनों में अंतर है। मुक्तक छंद का मतलब था कि जो छंद के नियमों से मुक्त हो, उसे कहते हैं मुक्तक छंद। और ये जो मुक्तक काव्य है, इसका मतलब है जो काव्य के नियम से मुक्त रहे। मतलब काव्य का नियम क्या है? काव्य का नियम हो जाएगा यही कि प्रबंध तरीके से एक कहानी को सुनाना। तो मुक्तक काव्य क्या होता है कि कोई भी छोटी सी घटना, बहुत छोटी सी घटना को एक दोहे में यानी एक छंद में पिरो दिया जाता है और उसे अपनी बात कह के, अब उसके पहले क्या था, उसके बाद में क्या था, उन सारी चीज़ों का, उन घटनाओं का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा था, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। अब ये जो पंक्ति है, इसमें कवि ने ना पहले के वर्णन किया कुछ, ना उसके बाद का किया, बस एक छोटी सी घटना दिखाई कि नायक और नायिका की जो परिवार है वो सब एक भवन में बैठे हुए हैं और नायक नायिका भी उनके बीच में बैठे हैं। अब उनके बीच में किस तरह से वार्तालाप हो रहा है, बस उसका दिखाया, ना तो अब उसके बाद की कोई बात कही, ना उससे पहले की कोई बात कही। तो इस तरह के जो छंद हमारे आते हैं वो किस में आते हैं? मुक्तक काव्य में आते हैं। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर मीराबाई के दोहे, कबीरदास के दोहे, बिहारी जी के दोहे, ये जो दोहे आ रहे हैं ये सब के सब किस में आते हैं? हमारे मुक्तक काव्य के अंदर आते हैं। फिर हम प्रबंध काव्य को दो भागों में बांटते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो महाकाव्य वो काव्य होता है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन की कथा जन्म से लेकर मृत्यु तक या अधिकतम जीवन की कहानी उसकी कही जाए, वो महाकाव्य होता है। और खंड काव्य होता है जिसके अंदर किसी एक घटना को बहुत बारीकी के साथ पेश किया जाए। जैसे दोनों में अंतर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम कहें रामचरितमानस, तो रामचरितमानस एक क्या है? महाकाव्य है। उसमें राम के जीवन की पूरी कहानी दी गई है। और उसी में हम कहें कि जैसे अगर सीता का स्वयंवर जैसे आता है, जानकी का स्वयंवर, इस तरह से घटना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? वो खंड काव्य हो गया। यानी कि पूरी रामायण में से एक घटना है जानकी का स्वयंवर, बस हमने उसका वर्णन किया और उसके वर्णन में बहुत बारीकी से हमने उसका वर्णन किया है, वो हमारा खंड काव्य में आ जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं फिर ये काव्य एक तरफ हो जाता है, फिर इस काव्य को दोबारा हम देखते हैं वर्तमान समय के अनुसार। ठीक है, शैली के अनुसार क्या होता है? ये काव्य था हमारा आधुनिक काल, जब हमारा आता है आधुनिक काल से पहले का काल, ठीक है, उस समय का जो काव्य है वो। फिर आधुनिक काल जब हमारा आता है उसमें हमारा जो काव्य है उसमें कुछ बदलाव होता है, तो उसके बदलाव के आधार पर फिर हमने काव्य को दोबारा उसका भेद किया शैली के अनुसार। तो ये काव्य हमारा 3 प्रकार का होता है, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। पद काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जो केवल छंदों के माध्यम से लिखा गया है। मतलब आप छंद जानते ही हैं, छंद हम किसे कहते हैं? मतलब जिन्हें गाया जा सके। पद्य का मतलब पद हो गया यानी कविता के रूप में, कविता के रूप में यानी गाया जाने वाला काव्य हमारा क्या कहलाएगा? पद काव्य कहलाएगा। गद्य काव्य हमारा वो होता है जो कहानी के रूप में आता है, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे हम व्याकरण में वाक्य बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, वैसे ही जो हम बोलते हैं उसी भाषा में लिखा हुआ काव्य हमारा क्या कहलाता है? गद्य काव्य कहलाता है। और चंपू काव्य, चंपू काव्य वो होता है जिसके अंदर
पद और गद दोनों के माध्यम से कहानी लिखी गई हो। तो ऐसा काव्य जिसमें कुछ कहानी तो पद के रूप में, यानी एक गीत लिख दिया, कविता लिख दी कोई, उसमें भी कहानी बढ़ गई आगे, फिर ऐसे जैसे हम कहानी लिखते हैं गद्य के रूप में लिख दी, वहाँ कहानी बढ़ गई, फिर कोई गीत आ गया। तो आप जैसे देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि पुराने ज़माने की जो हमारी मूवी हैं अगर आप उन्हें देखें तो उसमें जो गीत होता था उस गीत के अंदर कहानी चलती थी। मतलब ये कि अगर आप पुराने ज़माने की मूवी का गीत अगर थोड़ा भी आगे बढ़ा दें तो आपको कहीं ना कहीं कहानी में कुछ मिस हो जाएगा, आपको लगेगा अरे ये कैसे हुआ, क्योंकि उस गीत में भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। बैकग्राउंड में गाना चल रहा है और सीन में मूवी चल रही है, तो इस तरह से। तो वैसा काव्य जो है हमारा वो क्या कहलाता है, चंपू काव्य कहलाता है। और वर्तमान समय की मूवी की बात करेंगे तो अगर आप सारे गाने निकाल दें तो भी मूवी की कहानी का इतना सा भी पॉइंट आपको कहीं पे देखने को ऐसे गायब नहीं मिलेगा कि इसमें कहीं कोई गायब हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आजकल के जो गीत हैं वो थोपे जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मूवी पर जबरदस्ती थोपे गए हैं। तो पुराने समय की मूवी में देखेंगे तो जैसे हम मान लो बात करते हैं, हालांकि ये बात हो रही है कि आगे आने वाले टाइम में दृश्य काव्य को थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ाया जाएगा। अभी तक हमारा जो है वो श्रव्य काव्य ही पढ़ाया जाता है हिंदी साहित्य के अंदर। अगर ऐसा कभी होता है कि दृश्य काव्य को विस्तार से पढ़ाया जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्तमान समय में हमारी मूवी चल रही है या पुराने दशक की जो मूवी है तो उनमें से जो बेहतर मूवी हैं उनको उठा के उन पर हम विश्लेषण करेंगे। जैसे मान लो हम गोदान पे करते हैं, गोदान को पढ़ते हैं, गोदान क्या है, एक उपन्यास है, पर वो मानव समाज के लिए क्या उपदेश देता है, उससे मानव समाज क्या सीख सकता है, आप क्या सीख सकते हैं, इसलिए वो पढ़ाया जाता है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी मूवी है और उनका काव्य भी ये चीज़ कि भाई डायरेक्टर ने इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है, तो हम उन सारी चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि पुराने समय का जो डायरेक्टर है और आज का जो डायरेक्टर है इन दोनों में अंतर आ गया है। पुराने समय का डायरेक्टर उसके पास ये उद्देश्य तो है कि उसे पैसा कमाना है, उसका दूसरा उद्देश्य ये है कि उसे मनोरंजन करना है, लेकिन उसका तीसरा उद्देश्य ये है कि वो जो कुछ भी काव्य बनाएगा अपना उससे समाज को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, समाज को कुछ ऐसा जाना चाहिए कि जो याद किया जाए। तो आप देखेंगे पुराने ज़माने की मूवी में एक देशभक्ति गाना आपको मिलेगा, एक ईश भक्ति गाना आपको मिलेगा, माता पिता से संबंधित गाना मिलेगा, हमारे किसी भी त्योहार से संबंधित गाना मिलेगा, एक रोमांटिक गाना होगा, एक सैड सॉन्ग होगा। मतलब इस तरह के आप देखेंगे अगर किसी मूवी में तो बहुत सही ढंग से मूवी को बनाया जाता है और कहानी में जो गाने होते हैं वो ऐसे रखा जाता है। पर वर्तमान समय में तो देखने को ही नहीं मिलता। जब आपकी होली आती है तो कौन से गाने बजाते हैं, पुराने अमिताभ बच्चन की मूवी के, है ना, और रक्षाबंधन आता है तो पुराने गाने बजाते हैं, क्योंकि वर्तमान में है ही नहीं। वर्तमान में हम लोगों ने क्या कर दिया, अगर सही मायने में देखें तो हमें अपनी सारे रीति रिवाज जो है सब ढपांक लगते हैं, हमें लगते हैं अपने। सच कहूँ ना, मैं हिंदुस्तानी के लोगों की बात कर रही हूँ। हिंदुस्तान के लोग ना इतने ज़्यादा गुलामी मानसिकता में ग्रसित हो चुके हैं अब कि उन्हें अपनी एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। उन्हें करवा चौथ भी बकवास लगता है, उन्हें दीपावली भी बकवास लगती है, उन्हें होली भी बकवास लगती है, सारी चीज़ और जितनी भी त्योहार हैं हमारे वो सब बकवास लगते हैं। पर खैर चलो, हमारे त्योहार किस उद्देश्य से बनाए गए इस विषय पर तो मैं आपको जब दीपावली हम करेंगे ना उस समय थोड़ी सी बात बताऊंगी, पर अब हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा काव्य है वो काव्य इस तरह से बटा हुआ है। अब आपको अपना पेन संभालना है और तेज गति से लिखना है, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को लिखने वाली चीज़ दी है, तो मैं बोलूँगी और जल्दी से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो शुरू हो। पहला हम स्वरूप के आधार पर श्रव्य काव्य की परिभाषा लिखेंगे। लिखो इसमें, जिस काव्य का आनंद, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर, जिस काव्य का आनंद किसी दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर लिया जाता है, लिया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं।
श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है, ये आपका लिखा हुआ है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। तो सबसे पहले हम प्रबंध काव्य के बारे में लिखेंगे। लिखिए प्रबंध काव्य में, जिस काव्य में कोई कथा एक व्यवस्थित क्रम में कही जाती है, व्यवस्थित क्रम में कही जाती है, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं, उसे प्रबंध काव्य कहते हैं। प्रबंध काव्य दो प्रकार का होता है, महाकाव्य और खंड काव्य। सबसे पहले महाकाव्य में लिखेंगे, महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक, ठीक है, पुराण से बना है, पौराणिक, पौराणिक महापुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है, संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन किया जाता है। इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं, इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग, ब्रैकेट में लिख लो भाग, इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग का मतलब होता है अध्याय, जैसे आपने रामायण में सुना होगा ना, रामायण में कि कांड होते हैं, तो इस तरह से अध्याय की बात होती है, ठीक है, भाग कह सकते हैं, अध्याय कह सकते हैं, कांड कह सकते हैं, ठीक है। सर्ग, इसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। इसमें एक रस प्रमुख होता है, इसमें एक रस प्रमुख होता है, इसमें एक रस प्रमुख होता है। पूर्ण विराम लगा के इसी में आगे लिखना है। प्रत्येक सर्ग की रचना छंद में की जाती है, प्रत्येक सर्ग की रचना छंद में की जाती है, मतलब इसमें छंद होता है, छंद में कहानी चलती है, की जाती है। पूर्ण विराम लगा के लिखो। इसमें मुख्य कथा के साथ साथ, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है, लघु कथाओं को भी पर्याप्त स्थान दिया जाता है। उदाहरण में लिख लो, जैसे पृथ्वीराज रासो, लिखा है ना, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत और रामचरितमानस आदि। चलो अब देखो, इसमें एक बात समझो। एक तो आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसे आ जाएगा कि जिसमें 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। या महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं। वैसे सच बताऊं, मेरी समझ से ये बात बिल्कुल परे है, मुझे समझ में नहीं आता। अब ये तो लिख दिया, अब ये तो किताबों से ही उठाया है, जैसे किताबों में लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे तो कहते हैं कि रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं, जब रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं तो ये महाकाव्य कैसे, ठीक है। रामायण के बारे में भी बोला जाता है,
तो पता नहीं अब किस तरह से इसे महाकाव्य में रखा गया है। क्यों मैंने ये वाली बात आपसे इसलिए बोली है, क्योंकि आजकल क्या है, मेरे स्टूडेंट इतने ज़्यादा समझदार हो गए हैं, मैंने उनको हर बात के पीछे तथ्य और तर्क खोजने वाली जो आदत लगा दी है, तो जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे भी नहीं होता है तो वो प्रश्न मुझे मेरे पास आ जाते हैं, फिर मैं निरुत्तर हो जाती हूँ। तो अब मैंने इसलिए सोचा है कि इससे पहले कि मुझे कोई निरुत्तर करे, मैं पहले ही आपके पास ये बात रख दूं कि भाई इस प्रश्न का तो मुझे भी उत्तर नहीं मिलता और कोई देता नहीं। अब बात करें गूगल बाबा की, तो भाई देखो एक बात याद रख लेना, गूगल बाबा सत्य नहीं है। ये बात समझ लेना कि अगर कोई भी चीज़ गूगल पे लिखी हुई है तो वो सत्य नहीं है, उस गूगल पे लिखने वाला एक प्राणी ही है। गूगल पर चीजों के असत्य होने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि गूगल पर इस दुनिया का हर व्यक्ति लिखकर रख सकता है, समझ गए, और सर्चिंग में वो आ जाएगा। यानी जो ज्ञानी है वो भी, जो अज्ञानी है वो भी। और एक बात ध्यान रखिए, वर्तमान समय में जो एक्चुअल में ज्ञान रखते हैं, जो बहुत, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ पीएचडी किए हुए हैं और जिन्होंने रिसर्च की है तथ्यों पर और जिन्होंने ज्ञान दिया है, वो लोग गूगल पे कभी जाके नहीं लिखते। आप उन लोगों को देखेंगे वो आज भी कागज पेन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे बड़े बुजुर्गों में मिलते हैं। वर्तमान समय का जो व्यक्ति है वो कितना ज्ञानी है ये आप अच्छी तरह से अंदाजा लगाते हैं। तो आजकल के लोग जो हैं वो गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, सर्च में डालते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट खुलती होंगी, आप फ्री में वहाँ पे ज्ञान अर्जित करते हैं। आपको लगता है कि वो फ्री में दे रहे हैं, नहीं, वो फ्री में नहीं दे रहे। आपकी, जब आप देखते होंगे स्क्रीन पे बगल में भर भर के ऐड चलते हैं, तो जो वो ऐड चलते हैं उनके माध्यम से वो पैसा कमा रहे हैं। तो वो आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपके मन में ना उत्साह बढ़े कि हाँ क्या है इसमें और ज़्यादा देखें। आपने देखा होगा कुछ फेक तरह की न्यूज़ भी आती रहती हैं गूगल में, जो न्यूज़ वाले रहते हैं, ऐसी बकवास चीज़ लिखी होती है, टाइटल ऐसा बनाएंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे उसे खोलने पर, और फिर अंदर जाके देखेंगे वहाँ कुछ भी नहीं होता, आप वापस आते हुए गाली सुनाएंगे कि हरामखोर ने ऐसा लिख रखा है ना। तो कुछ भी, यहाँ तक कि ऐसी वीडियो तक दी हुई है, क्या मैं कहूँ, आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा था कि अभिषेक बच्चन के घर में छाया शोक, नहीं रही आराध्या। मैं देख के चौंक गई उसको। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि भाई वो घर के लोग जो हैं, आप खुद ही सोचो, किसी के बच्चे के बारे में अगर ऐसे कोई न्यूज़ लिख दे, मैं सच बता रही हूँ, मेरे बच्चे के बारे में किसी ने ऐसी न्यूज़ लिख दी ना, तो मैं सच में जाकर उसको गोली मार दूंगी फाइंड करके कि कौन है वो, भैया ऐसे कैसे लिख सकते हो। पर उन लोगों को तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि जब इस तरह की बातें चल सकती हैं तो कितनी गंदगी गूगल पे है। तो इसलिए गूगल को कभी सत्य मत मानो, वहाँ पे तो आपको किसी नॉलेज के बारे में ये पहचानना कि ये सत्य है या नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। तो अब बात ये है कि मैंने बहुत सारी किताबें देखी, सर्च करी, पढ़ी, मत करो आपस में बातें, ठीक है, सुन लो मेरी बात जो मैं कह रही हूँ, बकवास नहीं कर रही मैं यहाँ पे। तो उन किताबों में मैंने सब जगह ये पाया कि सब जगह लिखा हुआ है कि 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं। जब हम बात करते हैं अपने इसकी रामचरितमानस की, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 7 सर्ग हैं। अब 7 सर्ग होने वाली चीज को हम खंड काव्य कहते हैं, जिसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं, खंड काव्य कहा जाता है। अब ये कैसे महाकाव्य के अंदर रखा है ये तो जाने हमारे साहित्य वाले जो विद्वान हैं, वो जाने कैसे रखा है। या तो उनको सही करना चाहिए कि 7 या 7 से अधिक जो है महाकाव्य, या तो 6 और 6 से नीचे जो है वो खंड काव्य। अब पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ कि महाकाव्य के अंदर कितने खंड हैं? 8। अगर आप 8 या 8 से अधिक नहीं लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे अब देखते हैं कभी ये सुधार होता है या इसे कोई हमारे प्रश्न का उत्तर देता है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करती हूँ, ट्विटर पे हमारे काव्य जगत के बहुत जाने माने इस समय हैं ही कुमार विश्वास, तो उन्हीं से ये प्रश्न करते हैं, देखते हैं उनकी तरफ से क्या उत्तर आता है ना। सही है, ये दिमाग में आया है, देखते हैं, क्योंकि वो साहित्य रचना के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना। तो उनसे ही प्रश्न करेंगे कि सर ये बताइए कि किताबों में ये लिखा हुआ है महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और रामचरितमानस में 7 सर्ग हैं, तो किस आधार पर इसको महाकाव्य माना गया है। तो ये पूछना पड़ेगा, है ना। चलो पूछते हैं, आगे चलो। अच्छा, इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें लघु कथा।
ये पूछ लिया जाता है कि महाकाव्य या खंड काव्य किस आधार पर वो हमारे मतलब खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर होता है। तो लघु कथा, महाकाव्य के अंदर लघु कथा होती हैं। अब लघु कथा और मुख्य कथा का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हम रामचरितमानस की बात करें तो आप देखेंगे रामचरितमानस में मुख्य किसकी कथा है? राम की कथा है, ठीक है। इसमें जैसे मान लो सबरी का जिक्र आता है तो सबरी के बारे में कहानी कही जाती है। अगर अहिल्याबाई का जिक्र आता है तो अहिल्याबाई की कहानी कही जाती है। इसी तरह से जैसे जटायु का जिक्र आता है तो जटायु के भाई और जटायु की कहानी के बारे में कहा जाता है। जैसे केवट का जिक्र आता है तो केवट के पिछले जन्म की कहानी के बारे में जिक्र किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी जो कहानियां इसमें दी हुई हैं, साथ में जुड़ी हैं, इन्हीं को कहते हैं लघु कथा, ठीक है। चलो नंबर 2, खंड काव्य में लिखिए। खंड काव्य में किसी के जीवन की, खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में किसी के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है। इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। इसमें 7 या 7 से कम सर्ग होते हैं। खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है। खंड काव्य में केवल एक ही प्रमुख कहानी होती है। अब देखो खंड काव्य में जैसे सुदामा चरित्र, जानकी मंगल और जयद्रथ वध। अब जैसे हम बात करें महाभारत की तो महाभारत क्या हो गया? एक महाकाव्य हो गया। और जयद्रथ वध क्या हो गया? एक खंड काव्य हो गया। जयद्रथ वध का जो वर्णन है वो महाभारत में भी आता है, लेकिन जितना विस्तार से इसमें कहा गया होगा इतना विस्तार से उसमें नहीं कहा। अब लिखते हैं, अगला आता है हमारा मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य क्या होता है? लिखिए, मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से, मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है। मुक्तक काव्य में एक ही छंद के माध्यम से किसी घटना का वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम लगा के अगले छंद में कोई अलग घटना होती है। अगले छंद में कोई अलग घटना होती है। इस प्रकार के काव्य में कोई लंबी कहानी या कथा नहीं होती। कोई लंबी कहानी या कथा नहीं होती। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी घटनाओं को छंद के माध्यम से कह दिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दिए हैं कबीर के दोहे, मीराबाई के दोहे, बिहारी जी के दोहे आदि। दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में लिखिए, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर, जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय को देखकर लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। जिस काव्य का आनंद पात्रों के अभिनय का मतलब हो गया एक्टिंग, ठीक है। तो अभिनय को देखकर लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं।
जैसे नाटक, फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज आदि आदि। ठीक है, अब आता है हमारा शैली के अनुसार काव्य के भेद। तो शैली के अनुसार हमारे 3 काव्य होते हैं, 3 तरह से। पहला है पद काव्य। लिखिए पद काव्य में, इस काव्य में किसी कथा का वर्णन, इस काव्य में किसी कथा का वर्णन काव्य के गाए जाने वाले पदों में, काव्य के गाए जाने वाले पदों में ब्रैकेट में लिखिए दोहा, सोरठा, चौपाई। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि के रूप में। दोहा, सोरठा, चौपाई आदि के रूप में ब्रैकेट बंद किया जाता है। आदि के रूप में किया जाता है। जैसे रामचरितमानस या भ्रमर गीत, अभी हम देख चुके। रामचरितमानस पूरा जो है वो किस में है? पद काव्य है। ठीक है, गद्य काव्य। गद्य काव्य में लिखिए जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन, जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन कथा, ब्रैकेट में लिखो कहानी, वर्णन कथा, ब्रैकेट में कहानी, ब्रैकेट बंद, के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, उसे गद्य काव्य कहते हैं। उसे गद्य काव्य कहते हैं। जैसे उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक आदि। अच्छा, मुझे बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी उपन्यास, कहानी, एकांकी या नाटक पढ़ा है? बस एक कहानी, कुछ भी मैं करूं। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है? अरे 9th क्लास पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? तो 9th और 10th, 11th और 12th में ये आती हैं। हालांकि उससे छोटी कक्षाओं में भी आती हैं, पर आपको उनसे छोटी कक्षाओं की चीजें याद नहीं होंगी। तो 9th, 10th, 11th, 12th वाली तो चीजें याद भी हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए जो इन्होंने हिंदी से किया है, हिंदी में यही होता है। तुम लोगों की आपस में बहुत बात होती है यार। देखो, अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम लोगों को 3 दिशाओं में बैठा दूंगी। ये बात ध्यान रखना। शांत बैठ जाओ। इसे मित्र के साथ बैठ के पढ़ने का आनंद मिल जाएगा, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आया तो फिर मैं तुम्हारी मित्रता निकाल दूंगी। भुलवा दिया ना मैं क्या बताने जा रही थी आपको? रहने दो, वो नहीं, वो मेरे दिमाग में था, वो तुम लोगों को नहीं बताया। चलो अब लिखो आगे। नेक्स्ट है चंपू काव्य। लिखिए इसमें जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन गद्य और पद्य दोनों विधाओं में किया जाता है। जिस काव्य में किसी घटना का वर्णन गद्य और पद्य दोनों विधाओं में किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। विधाओं, दोनों विधाओं में किया जाता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। उसे चंपू काव्य कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर लिखा है जैसे यशोधरा, भारत दुर्दशा आदि। यशोधरा में जो ये काव्य है यशोधरा, इसमें आपने पंक्ति पढ़ी थी ना, जब हमने दिखाया सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो जैसे वो पंक्ति दी है ऐसे ही कहानी में कुछ कुछ बातें जो हैं, जो डायलॉग हैं, वो कविता के माध्यम से हैं, तो इसलिए चंपू काव्य में आता है। बताती हूँ, अभी सारी चीज बताऊंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा तो एक शब्द आपके सामने आया है विधा। कितने छात्र हैं जो इसको जानते हैं कि विधा किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता? देखो, अच्छा ये बताओ, छंद जानते हो आप? छंद किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं छंद? मतलब वो भी नहीं पता, महसूस करते हैं पर बता नहीं सकते, समझ में आता है पर बता नहीं सकते, ऐसा ही है, या पता ही नहीं, समझ में भी नहीं आता? अरे मैं वही तो कह रही हूँ कि पता तो है लेकिन उसे शब्दों में नहीं बता सकते। मैं छंद की बात कर रही हूँ, जो पढ़ाए छंद अभी आपको 2 दिन पहले। 2 दिन में क्या पढ़ा तुमने? छुट्टी पे थे क्या? सच में बेटा तुम तो मतलब अभी मुझे लगता है रस से ही बाहर नहीं निकल के आए हो, तुम फ्लैशबैक में हो। नहीं यही नहीं करे, मैं पूछ रही हूँ छंद समझ सकते हो नहीं, तो कह रहे हाँ मैम 10वीं में पढ़ा था, अब उसे बता नहीं सकते। भाई इतना बड़ा शौक हो गया मुझे। पहले तो हिंदी में बात करो, नू कह रहा हूं और ये कह रहा हूं, क्या लगता है आपको मेरे को नहीं आती ये लैंग्वेज? अरे भाई मुझे भी आती है, मेरी भी लोकल लैंग्वेज है एक, लेकिन ये लैंग्वेज केवल अपनी मम्मी के साथ होनी चाहिए। आई बात समझ में? यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे हिंदी में बात करोगे, पहले मानक हिंदी में। अब बोलो ये कह रहा हूं। अब सुनो छंद क्या है, मैं समझाती हूँ आपको। हमने कहा कि जो काव्य हमने कविता के रूप में लिखा, कविता के रूप में जो काव्य रखा गया उसे हमने छंद नाम दिया, लेकिन छंद के भी कई सारे प्रकार हैं। जैसे छंद दोहा भी होता है, तो दोहा की अपनी स्थिति परिस्थिति है। जैसे छंद सोरठा है, सोरठा की अपनी स्थिति परिस्थिति अलग है। कुंडलिया है, वो अपना अलग है। तो ये स्वरूप समझते हैं ना कि हम छंद या मतलब जैसे हम दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया आदि आदि जितने भी हैं, इन सबको एक नाम अगर देना चाहें तो क्या देते हैं? छंद। उसी तरह से अब ये जो छंद है ये हो गया पद काव्य, ठीक है। तो ये इसे हम कह सकते हैं कि पद काव्य। अगर हम पद काव्य ना कह के हम केवल छंद भी बोल देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पद काव्य की बात कर रहे हैं। वैसे ही हमारा जो काव्य है एक आता है गद्य काव्य। तो गद्य काव्य जो है ये हमारा क्या है, ये पैराग्राफ के रूप में होता है। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, आपको कुछ बताती हूँ, कुछ कहानी सुनाती हूँ, तो वो वैसे ही लिखा जा रहा है, उसे हम गा नहीं रहे, ठीक है। तो वो जो वैसे ही लिखा जाता है उसको हम रखते हैं किसमें? गद्य काव्य के अंदर। तो गद्य काव्य का एक तरह से छंद, समझ गए? जिस प्रकार से पद काव्य में छंद जिस चीज को कहते हैं, वैसे ही गद्य काव्य में उस चीज को हम क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। अब विधा कई प्रकार की, जैसे हम कहेंगे नाटक विधा, हम कहेंगे उपन्यास विधा, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे जैसे एकांकी विधा, या हम कहेंगे आत्मकथा या जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि आदि, इस तरह से। तो ये सब क्या होंगे, क्या कहलाएंगे? विधा कहलाएंगे। तो अब बात समझ में आया ना, विधा का मतलब क्या है। तो जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो गद्य काव्य के अंदर एक तरह से छंद हम बोलें, अगर गद्य का जो छंद है उसी को हम विधा के नाम से जानते हैं। तो जब हम छंद बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या है? पद काव्य है। और जब हम विधा बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो गद्य काव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे कि गद्य काव्य की कुछ विधाएं। तो गद्य काव्य के अंदर कौन कौन सी विधाएं होती हैं? तो विधा का अर्थ होता है किस्म, वर्ग, श्रेणी, अर्थात साहित्य में
काव्य जिस शैली में लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधा कहते हैं। जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि, इस तरह से आएगा। अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछा जाए कि इस यात्रा वृत्तांत के लेखक का नाम बताइए, या इस जीवनी के, या इस आत्मकथा के, या इस कहानी के, तो ये सब जीवनी, कहानी और ये सब क्या है? विधा कहलाती है। ठीक है, चलो अब एक एक करके इसमें हम समझ लेते हैं। अब तो शायद आपका लिखा हुआ है ना, केवल आपको समझना है। चलो बच गए आप लिखने से, नहीं तो पहले ये होता था कि ये पॉइंट, मैंने एक समय ये ऐसे किया हुआ था कि पूरा ही मैं लिखवाती थी आपको, क्योंकि लास्ट जब हमने छंद पढ़ा तो मैंने आपको पहले ही बताया कि समझने और समझाने वाला जो टॉपिक है वो अब यहाँ पे समाप्त हो चुका। जिन्होंने वर्णमाला से क्लास ली है उनके लिए, जिन्होंने नहीं ली है, जिन्होंने पद के भेद से या जिन्होंने अलंकार से ली है, तो उनका तो अभी सब कुछ बचा पड़ा है। लेकिन जिनका बैच ये समाप्त हो रहा है अगले 10 दिन के अंदर, तो उन छात्रों के लिए कि पढ़ने और पढ़ाने वाली यानी समझने और समझाने वाले टॉपिक तो अब हमारे समाप्त हो गए। अब जो टॉपिक हैं वो हमारे सिर्फ क्या हैं? वो ऐसे टॉपिक रह गए कि इनके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल बताऊंगी, और ये पूरा का पूरा फैक्ट है जो आपको अपने आप से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, इस फैक्ट को कोई टीचर याद नहीं करा सकता, वो आपको स्वयं पढ़ना होता है। मैं बस ट्रिक दूंगी। तो ये अंतिम टॉपिक हमारा ऐसा होता था कि जिसमें मैं आप लोगों को पूरा लिखवाती थी टोटल, और लिखवाने में तो फिर आपको पता है कि जब आप पूरा 1 घंटा लिखते थे ना लगातार, तो हाथ दुख जाता था। लास्ट में मैं पूछती थी कि अगर मैं सारी हिंदी ऐसे ही पढ़ाती आपको तो आनंद आता? तब कहते नहीं 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 मैम, आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये ज़्यादा तरीका अच्छा है कि हाँ हमें सारी चीज़ें सही तरीके से मिल जाती हैं। तो ऐसा होता है ना, कई बार मुझे कुछ जो स्टूडेंट हैं वो और टीचरों की तरह मुझे सलाह देते हैं कि वो लोग पूरा लिखवाते हैं। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो आपको पढ़ाते होंगे, आप जीएस वगैरह में भी देखते होंगे कि इस तरह के नोट्स नहीं देते लोग। वो आपको वो लेक्चर देंगे, आएंगे लेक्चर देंगे, और आपको या तो क्लास में आके कुछ पढ़ाना वढ़ाना समझाना नहीं, केवल और केवल पेन पेंसिल उठा के क्या कराते हैं? सिर्फ सीधा लिखवाते हैं कि लिखते रहो एक तरफ से। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको सब्जेक्टिव नहीं करना। अगर जिन छात्रों को सब्जेक्टिव करना होता है उनकी क्लास में ऐसा होता है कि ताकि बच्चे को प्रतिदिन हम 2 घंटे लेखन की तैयारी करवा सकें, तो उन कक्षाओं में तो लिखवाया जाना उचित होता है। लेकिन जिन कक्षाओं का जो प्रश्न पत्र है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उनमें बच्चों को याद कराना और समझाना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी जो ये क्लास है इसमें हिंदी का जो पॉइंट है इसको मैंने ऐसे बनाया ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ, और जब क्लास ख़त्म हो तो आपके पास ये इकाई 1 2 3 4 5 के रूप में पड़ी रहें आपके टेबल पर, जो आपकी तरफ ऐसे नज़रों से देखती रहें कि अरे बालक अब तो पढ़ ले, थोड़ी देर पढ़ ले। तो कम से कम आपको ये पता रहे जब आप परीक्षा में जाओगे और वहाँ पे आपके सामने प्रश्न आएगा, प्रश्न आप देखते ही अरे मैडम ने पढ़ाया था, लेकिन जब उत्तर देखेंगे पर मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो कम से कम ये तो नहीं मुझे कहोगे कि मैडम ने नहीं पढ़ाया था, है ना। तो इसलिए तो ये बात मैं इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ लें इस चीज को। चलो अब समझते हैं इसको। उपन्यास क्या होता है? उपन्यास हिंदी साहित्य की गद्य विधा है। इस विधा में किसी चरित्र के संपूर्ण अथवा अधिकांश जीवन की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। हम ये कह सकते हैं कि पद्यांश में यानी पद विधा में आपने जिसे महाकाव्य कहा उसे हम गद्य में क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि पद्यांश का महाकाव्य गद्यांश में क्या कहलाता है, मतलब एक इस तरह से, तो क्या कहलाएगा वैसा? उपन्यास। क्योंकि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ लघु कथाओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये इसको सही से लिखो। ठीक है, शामिल किया जाता है। इसे कहानी की बड़ी इकाई भी कह सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी की क्या है? बड़ी इकाई है। इसके बाद आता है कहानी।
हिंदी साहित्य में, अच्छा उपन्यास में भी ठीक वैसे ही होता है जैसे कि किसी व्यक्ति के या तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का या फिर अधिकतम उम्र के बारे में वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो उपन्यास ये होता है। फिर कहानी, हिंदी साहित्य में इस विधा में किसी चरित्र के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया जाता है, जैसे कि आपने खंड काव्य में पढ़ा, ठीक है। एक घटना का वर्णन किया जाता है, इसमें केवल एक ही मुख्य कथा होती है और इसमें कोई दूसरी छोटी कथा नहीं होती। इसे उपन्यास की छोटी इकाई भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है अध्यापक वाली परीक्षाओं में कि उपन्यास की छोटी इकाई किसे कहा गया है, तो कहानी को। क्योंकि उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, उपन्यास कहानी का बड़ा रूप है और कहानी उपन्यास का छोटा रूप है। दोनों एक जैसे ही तरीके से लिखे जाते हैं। अब इसके बाद आता है नाटक। नाटक के बारे में हम देखते हैं तो नाटक हिंदी साहित्य की एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी चरित्र की कहानी का वर्णन संवाद के माध्यम से। संवाद का मतलब क्या होता है, संवाद किसे कहेंगे, डायलॉग जिसे आप समझते हैं ना, मतलब बातचीत जो होती है सामने। तो ये संवाद के रूप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा जैसे जैसे वो सामने सेम टू सेम, ये दूसरा व्यक्ति है, इसने जो कुछ कहा फिर उससे वो सामने लिखा है, फिर ए ने जो बोला यानी एक व्यक्ति ने वो उस बिल्कुल सेम टू सेम, फिर दूसरे ने जो बोला वो सेम टू सेम। अब अगर इतनी ही देर में कोई तीसरा आ गया तो फिर वो तीसरा बंदा कि तीसरा ये बोल रहा है, फिर उसके बाद पहला कह रहा है, फिर दूसरा कह रहा है, इस तरह से जो कहानी चलती है इसी को कहते हैं हम संवाद, ठीक है। तो संवाद रूप में जो कहानी हमारी देखने को मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई उपन्यास है, ठीक है, और उस उपन्यास पर कोई मूवी बनाई जा रही है, तो कैसे होता है काम उसमें। अब उपन्यास में तो डायलॉग में नहीं लिखा हुआ है कोई भी चीज़, तो वो किसी लेखक को या किसी राइटर को इस तरह से दी जाती है कि भाई इस उपन्यास पे मूवी बनाई जानी है, अब इसको डायलॉग में कर दो। तो वो डायलॉग में कैसे करता है, जो भी पात्र होंगे उन पात्रों के नाम लिख के कि इसने क्या बोला और इसने क्या बोला कैसे करते हुए कहा। मान लो ये जो नाटक होता है इसमें ऐसे होता है कि अगर नायक है और नायक को गुस्सा आ गया है और वो अपनी तलवार उठाते हुए और कह रहा है कि मैं तेरा गला काट दूंगा, तो उसमें वो लिखा रहेगा नायक और ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अब मैंने आपको याद होगा जब हमने विराम चिन्ह पढ़ा था तो उसमें लिखा था मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, तो जो कोष्टक आपका होता है मनोभाव को व्यक्त करता है, तो कोष्टक में पहले लिखेगा कि म्यान से तलवार को खींचते हुए नायक ने आगे कहा मैं तेरा गला काट दूंगा। तो अब जो वो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो जब वो एक्टिंग करेगा यानी जब पात्र कोई भी एक्टिंग करेगा तो वो वैसी ही एक्टिंग करेगा और वैसे ही डायलॉग को बोलेगा। जैसे लिखा रहता है उत्तेजित होकर, या जैसे लिखा रहेगा कि धीमी आवाज में कोई बात कही, कोई डायलॉग, या चिल्लाते हुए कहा, ये सारे शब्द भी उसमें लिखे होते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, नाटक होता है। आगे दिया है नाटक अंकों में बटा होता है। जैसे आपने वहां पे पढ़ा सर्ग, ठीक है, वैसे ही नाटक जो है वो किस में होता है, अंक में बटा होता है। नाटक के अंदर कम से कम 2 अंक होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो होंगे वो नाटक के अंदर अंक होते हैं। अंक का मतलब वही भाग, ठीक है। इसके बाद आता है अब हमारा एकांकी, ठीक है, दोनों को एक साथ यहाँ पे देखें। एकांकी का मतलब क्या होता है, अगर हम एकांकी शब्द को तोड़ कर लिखें तो हमें समझ में आता है 1 प्लस अंक प्लस ई, ठीक है। तो ये इससे बना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ये जो अंक है ये अंक कौन सा है, यही जो यहाँ कहा गया है, समझ गए, नाटक का जैसे 1 अंक। तो जब कोई कथा, जब कोई कहानी एक ही अंक में होती है तो उसे हम नाटक ना कहकर क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नाटक का लघु रूप क्या है, एकांकी, और एकांकी का बड़ा या वृहत रूप क्या है, नाटक, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि जो नाटक है वो कम से कम 2 या 2 से अधिक अंकों में होता है, क्योंकि 1 अंक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एकांकी।
आपने जैसे पढ़ा होगा, 9th में आता है कौन सा, अंधेर नगरी चौपट राजा, पढ़ा है आपने? तो वो कहा, वो जो आपकी है वो क्या है, एकांकी है, वो पूरा उसमें डायलॉग ही होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एकांकी। हाँ, तो क्या हुआ, अभिनय को किसका? मैं समझ नहीं पाई क्या पूछ रहे हो, मतलब किस बात पे, किस विषय पे आप पूछ रहे हो? हम्म अच्छा, मतलब ये कहते हैं कि क्यों नाटक कर रहा है। अरे वो हम इसलिए बोलते हैं, वो एक कटाक्ष है, ये कहना कि नाटक क्यों कर रहा है। इस बात को ऐसे समझो कि वो ये कह रहा है कि जो अब तुम आपस में बातचीत कर रहे हो या ये लड़ाई झगड़ा जो कर रहे हो, ये वास्तविकता नहीं है, ये आप जानबूझ के ना बस समय नष्ट कर रहे हो, या जानबूझ के सामने वाले को परेशान करने के लिए सब कर रहे हो, यानी ये क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब जो नाटक आप देखते हो वो क्या है, वो वास्तविकता तो नहीं है ना। जो व्यक्ति अगर कोई नाटक में बना हुआ है, मान लो पृथ्वीराज चौहान पे नाटक हो रहा है, अब जो कोई पृथ्वीराज चौहान बना हुआ है वो सच में थोड़ी ना है, वो तो उसकी क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, तो इसलिए बोला जाता है उस चीज को। चलो, तो ये बात समझ में आ गई दोनों। एकांकी हिंदी साहित्य की वह गतिविधि है जो नाटक की तरह ही संवाद में होती है, किंतु यह एक अंक में होती है। इसे नाटक का छोटा रूप भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास जीवनी। जीवनी हिंदी साहित्य की ऐसी गतिविधि है जिसमें लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की कथा का वर्णन करता है, ठीक है। और दूसरा आता है आत्मकथा। आत्मकथा हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक अपनी ही जीवन की कथा का वर्णन स्वयं करता है। अब देखो दोनों में अंतर क्या होता है। जीवनी होती है, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटा है उसके बारे में वर्णन ये व्यक्ति कर रहा है, तो ये क्या हो गई, जीवनी हो गई। लेकिन ये एक व्यक्ति है, इसके जीवन में जो कुछ भी घटा है वो उसके बारे में स्वयं वर्णन कर रहा है, तो ये क्या हो गई, आत्मकथा। अब जैसे आपने सुनी होगी कि इस समय, वर्तमान समय में संजय दत्त ने अपनी आत्मकथा लिखी, तो अब ऐसी स्थिति जो आती है उसमें आत्मकथा तो ये हो गई कि संजय दत्त ने लिखी है लेकिन वास्तव में लिखी नहीं है, उसके पास लिखने का आर्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी आत्मकथा ही कहलाती है, लेकिन हम आत्मकथा के दो रूप रख सकते हैं। एक जो किसी दूसरे के माध्यम से लिखी जाए, जो लिखवा रहा है अपनी कहानी वो बोलेगा, वो बताएगा अपने जीवन की बातों को, हर घटना को बताएगा कि ऐसे होता था, लेकिन फिर जो सामने लेखक है वो उसको कलात्मक रूप देगा, यानी लिखने का ढंग होता है कि किसी बात को कैसे लिखा जाए, मतलब किसी बात को प्रभावपूर्ण से कैसे बनाया जाए। तो जब लेखन होता है, आप जब इसमें साहित्य में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारी बातें जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के की जाती हैं। जैसे आपने मूवी देखी है दंगल, मैरी कॉम देखी है, मूवी देखी है ना, तो उसमें लास्ट मोमेंट पे एक, दोनों ही मूवी की मैं एक साथ बात करूंगी, तो दोनों ही मूवी में लास्ट मोमेंट पे कुछ अलग तरीके का सीन दिखाया गया है। जैसे एक मूवी में दिखाया गया है कि जो मैरी कॉम है उसके बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है और वो वहाँ पे क्या है, खेल रही है, फाइनल खेल रही है। तो आपको क्या लगता है कि वो उसी मोमेंट पे एक तरफ इधर का सीन, एक तरफ इधर का सीन, वो जो ऐसे दिखा रहा है, आपको लगता है कि वो ऐसे ही है? वो ऐसे नहीं है, वो सिर्फ आपको, उसके जीवन में दोनों घटनाएं घटी हैं, ये भी और ये भी, लेकिन वो दोनों एक साथ एक ही मोमेंट पे नहीं घटी है, वो आगे पीछे हुई हैं। पर अगर उन्हें ऐसे आगे पीछे दिखाया जाएगा तो आप उनके संघर्ष को समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उसने जिस संघर्ष को झेला, कि मान लो ऐसा हो सकता है कि उसके बच्चे का ऑपरेशन तभी हो के वो घर पे है और बच्चे का ऑपरेशन हुआ है और वो उसका पिता ही उसको संभाल रहा है, लेकिन उसको उसी समय अब जाना पड़ रहा है खेल के लिए, ये वाली घटना हो सकती है। अगर ऐसा दिखाया जाए तो उसके मन में जो अपने बच्चे के प्रति चिंता है, उस मन की चिंता को कैसे दिखाया जाएगा? वो तो नहीं दिखाई जा सकती ना। तो ऐसे ही इन दो घटनाओं को कलात्मक रूप से ऐसे ढाला गया, तो इसी को कहते हैं साहित्य, मतलब वो जो आता है। अब जैसे आपने सीन दिखाया कि वहां पे पिता को बंद कर दिया कमरे में और वहां पे देखो बोले जा रहे हो बार बार,
मैं बता रही हूँ, आपने देखी है, इन सब ने भी देखी है, ऐसे नहीं है। दिमाग खराब कर देते हो, समझ गए ना आप? चलो, जीवनी और दोनों में अंतर देखो। जीवनी में क्या होता है कि कोई भी बात जो है, जैसे इसमें होते हैं तथ्य जो किसी दूसरे के द्वारा अर्जित किए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये हम कहें कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हमने जो बाहर से पढ़ा है या जो दूसरे लोगों ने हमको बताया, हमने उसी को समझा और लिख दिया, तो ये हो गई जीवनी, ठीक है। अब अगर उन पे कोई उपन्यास लिखेगा तो वो तब की बात है कि जब उन पे उपन्यास लिखा जाएगा तो उस उपन्यास में कुछ जो सत्य है वो भी, और कुछ जो उसने अपने मन से बनाया है वो भी, यानी वो पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। लेकिन जीवनी क्या होगी, जीवनी में उसने बाहर की चीज़ें, बस जो उसको ये पता है कि हाँ ये 100% सच बात है, ये चीज़ें फैक्ट लिए हुए, वो कहानी वो बता देगा। आत्मकथा क्या होगी, आत्मकथा वो होगी जो उन पर लिखा गया उपन्यास वो भी गलत होगा। जो जीवनी है उसमें थोड़ा बहुत फैक्ट गलत भी हो सकता है, क्योंकि किसी ने मान लो हो सकता है चिड़ की वजह से गलत बताई हो चीज़ें, लेकिन जो आत्मकथा होगी वो उन्होंने स्वयं ने लिखी है, वो एकदम एग्जैक्ट होगी। तो ये अंतर होता है तीनों में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब ये बात समझ में आ गई? चलो, निबंध। निबंध हिंदी साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें लेखक किसी विषय पर बिना किसी पात्र के माध्यम से सीधे सीधे अपने विचार प्रस्तुत करता है। जैसे मान लो आप एडिटोरियल पेज को पढ़ते हैं, तो ये जो लेखक होते हैं किसी भी विषय पर इन्हें अपना विचार देना है तो ये वहाँ पे लिख देते हैं। वो सब क्या है, निबंध की श्रेणी में आएंगे। यानी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय, जैसी कोई भी घटना है, उस घटना पर कोई लेखक कुछ लिखना चाहता है तो इसमें क्या होगा कि उसमें वो अपने विचार व्यक्त करेगा। ना तो उसमें कोई कल्पना होगी, ना उसमें कोई पात्र होगा, ना उसमें कोई घटना होगी, ना कोई एक्साइटमेंट होगा, ना कोई उसमें ऐसे जिज्ञासा वाली चीज़ कही जाएगी। उसमें सीधे सीधे वो अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो वो क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। ये निबंध और आपसे जो परीक्षाओं में लिखवाया जाता है निबंध, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। ये नियम मतलब ये निबंध उन नियमों को फॉलो नहीं करता जो नियम आपको निबंध लिखने के लिए बताए जाते हैं कि पहले क्या हो, उसमें आपको मुख्य शुरुआत में एक प्रसंग दिया जाए, फिर मुख्य वस्तु दी जाए, फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया जाए। वो वैसे नहीं होता, उससे अलग होता है। ये स्वतंत्र होता है लेखक अपने हिसाब से इस पे बात करने के लिए। जो आलोचना है, आलोचना क्या होती है? आलोचना हिंदी साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसके अंदर हम, जैसे मान लो किसी दूसरे ने कोई कृति लिखी है, ठीक है, किसी दूसरे की कृति है, और उस कृति पर पहले उस व्यक्ति ने उस कृति को पढ़ा अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद उसको समझा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसने अच्छी लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें इसने गलत लिखी हैं, किस चीज़ को पढ़ने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को पढ़ने से समाज पर ये गलत प्रभाव पड़ेगा, या यहाँ पर इस कहानी को ये और अच्छे ढंग से लिख सकते थे, या यहाँ पे इन्होंने ये गलत कर दी, या इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा। तो वो सारी बातें करना जिसके अंदर हम कहेंगे कि इसमें उसके गुण और उसके दोष दोनों के बारे में बात की जाती है, और फिर वो जो लिखा जाता है काव्य, वो कहलाता है आलोचना। जैसे मान लीजिए कि अगर रामचरितमानस दी, ठीक है, रामचरितमानस को किसी ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद अब उसे लेखक को, जो कवि हैं उनके तुलसीदास जी, उसमें बताते हुए लिखना कि रामचरितमानस में इस घटना के पीछे जो तुलसीदास जी हैं वो ये कहना चाहते हैं, और इसके बाद ऐसा कहना चाहते हैं, इससे समाज में ये नेगेटिव बात जाएगी या ये पॉजिटिव जाएगी। जैसे कुछ लोग अभी मुद्दा उठाते हैं कि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपनी पंक्ति में कहा है कि शूद्र, पशु, गवार और नारी और ढोल, ये 5 जो लोग हैं कि इनको ताड़ना चाहिए, कि ताड़ना के अधिकारी, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। अब ताड़ना शब्द का लोग 2 तरह से अर्थ लेते हैं। जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं वो उसे लेते हैं, ताड़ना मतलब इनको
ताड़ना चाहिए यानी इनका उद्धार करना चाहिए, इससे लगाते हैं। कुछ लोग ताड़ना से प्रताड़ना लगाते हैं कि इनको मारना ही चाहिए, ये मारने के ही योग्य होते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस एक लाइन पे लोग बहस करते हैं। इवन यूपीएससी तक के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये साक्षात्कार का भी प्रश्न बन जाता है। इवन हिंदी साहित्य के अंदर ये लेखन में भी आया है कि इससे क्या कवि कहना चाहता है, क्या आपको भी लगता है कि यही विचार होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वो जो डायलॉग है वो बुलवाया है रावण के मुख से। अब विलन के मुख से अगर कोई डायलॉग बुलवाया है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो लेखक का निजी विचार हो सकता है कि लेखक जो कवि है वो उस विलन को बहुत ज़्यादा बुरा दिखाना चाहता है, इसलिए वो उसके माध्यम से कुछ ऐसा डायलॉग बुलवा रहा है जो गलत सिद्ध होता है। तो अब ऐसी ही बातों पे चर्चा करना, कोई अपने विचार पेश कर रहा है उस चीज़ पे, तो वो उस तरह की चीज़ जो है वो किस में आ जाती है, वो आलोचना के अंदर आ जाती है। यात्रा वृत्तांत की हम बात करते हैं। यात्रा वृत्तांत हिंदी साहित्य की वह गद्य विधा है जिसमें लेखक के द्वारा की गई किसी यात्रा का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जिस प्रकार से आजकल तो हम लोग YouTube पर बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखते हैं, बहुत लोग जाते हैं और बनाते हैं वहाँ पर जाकर कि हम ये दिखाने जा रहे हैं, ये दिखाने जा रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग उन सारी चीज़ों को देखते होंगे और देखने के बाद ऐसा लगता होगा कि जैसे हम भी खुद घूम कर आ गए हैं। लेकिन जब ये दृश्य काव्य नहीं था, उससे पहले लोगों के पास मनोरंजन का और तो कोई साधन नहीं था। तो जो कुछ लोग ऐसे होते थे, कुछ कवि जो घुमक्कड़ होते थे, वो कहीं पे भी जाते थे तो वो हर एक चीज़ का वर्णन करते थे एक एक शब्दों में। जैसे मान लो वो कहते थे कि मैं इलाहाबाद जा रहा था, मैं इलाहाबाद जाने के लिए सुबह 5 बजे उठा, फिर उसके बाद उठ के मैं नहाने गया और नहाने के बाद मैं जल्दी से तैयार होके मैंने अपने कपड़े पहने और मैं निकल गया। लेकिन मुझे तभी याद आया कि अरे मेरा बैग तो घर पे ही छूट गया। मैं वापस गया और फिर बैग लेके आया और इतने ही देर में 10 मिनट मेरी खर्च हो गई, जिस वजह से मेरी ट्रेन छूटने ही वाली थी। मैंने बहुत तेज़ दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते ट्रेन को पकड़ा और मेरी सांसें चल रही थी। सांसें चलते हुए मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ पे मेरी सीट पे पहले से ही कोई व्यक्ति विराजमान था। अब मैंने उससे कहा ये मेरी सीट है, लेकिन उसने कहा नहीं, वो लेट गया। मैं बहुत बहस करने के बाद, उसे आंखें दिखाने के बाद उसने मेरी सीट छोड़ी। तब फाइनली मैं अपनी सीट पर बैठा। अब ये जो मैंने आपको जो कुछ भी वर्णन बोला, आपके दिमाग में घटना चली कि नहीं? वैसे ही घर से दौड़ के गए, बैग लेके आए और ये सारी चीज़ें जो कुछ भी मैंने वर्णन किया। तो ऐसे ही जब किताब में हम पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत को, तो हमारे दिमाग में वो कल्पना के स्तर पर चलती हैं चीज़ें। जैसे जैसे कवि ने जो जो काम किया, जितने बजे किया, जैसे किया, कहता है कि मैंने झुककर वो पेज उठाया या मेरे हाथ से पेज गिर गया, मैंने झुककर पेज उठाया, तभी मैंने उठते हुए देखा कि दूर यहाँ पर वो सारे सीन जो हैं वो आपके दिमाग में क्या होते हैं, कल्पना स्वरूप चलने लगते हैं। तो ऐसे ही जो काव्य पहले लिखते थे, यानी अब से अगर हम 10 साल पहले की बात करें, उससे पहले की चीज़ें, तो वहाँ पे यात्रा वृत्तांत लोग लिखते थे, जो घूमते थे तो वो आता था। तो बहुत सारे लोग जो पढ़ने के शौकीन हैं वो इसी तरह से पढ़ते थे, जिनको घूमने का शौक़ होता है लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो कहीं घूमने नहीं जा सकते, वैसे लोग इन किताबों के माध्यम से अपने उस शौक़ को पूरा करते हैं। तो ये आते हैं, ये सारी विधाएँ हैं हमारी। तो आपको ये समझ में आया कि हमने जो यहाँ पे पढ़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, सारे इससे और भी ज़्यादा होती हैं, जैसे संस्मरण होते हैं और भी कई सारी विधाएं होती हैं, पर जो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, रचना एवं रचनाकार, अब जो अगला हिस्सा हमारा होगा कल, आपको जो इकाई 7 लेके आनी है, उसमें हम इसे पढ़ेंगे। उसमें हम वही चीज़ जानेंगे कि रचनाकार और उसने जो रचनाएं बनाई है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी ने अगर कविता लिखी है तो कविता का नाम पूछ लिया जाएगा, ये किसकी है, या उपन्यास लिखा है या नाटक लिखा है या एकांकी या कहानी, जो कुछ लिखा है उनके बारे में आपको बताना है कि कहानी का शीर्षक, या कि इन्होंने इनमें से कौन सी कहानी लिखी है या नाटक लिखा है, या नाटक का नाम देके कि ये किसने लिखा है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उसी पे फिर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं, चलिए ठीक है।